हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा वेव के बारे में, क्योंकि पिछला वर्ष आपका जो रहा है वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। जिन बच्चों ने वेव पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने वेव नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम लोग उसका बेसिक थोड़ा सा अभी समझ लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स को समझने के लिए वेव का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, वो अभी हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम आपसे ये कहें कि आप किससे घिरे हुए हैं, हमेशा याद रखें पूरी फिजिक्स में हर एक टर्म जितना भी आपने पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा, वेव पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लाइट पढ़ेंगे यानी ऑप्टिक्स में सब कुछ एनर्जी है। ठीक है भाई, तो अगर कहा जाए कि हम किससे घिरे हुए हैं, पूरी तरह से एनर्जी, आप भी पूरी तरह से एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो एनर्जी ही हम सबको घेरे हुए हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लीजिए कि हम लोग एक क्लास में हैं और मैंने क्लास में निर्वात उत्पन्न कर दिया, मैं बोल रहा हूँ। अगर हम आपसे ये बोलें कि आप हमें देख पा रहे हैं कि सुन पा रहे हैं, तो जिन्होंने साउंड के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने वेव पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास में, तो वो तो तुरंत बोल देंगे कि हाँ आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई पड़ रही लेकिन आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, वो कहेंगे अरे हमें तो दिख भी रहे हो, सुनाई भी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, साउंड के लिए यानी कि ध्वनि के लिए आवश्यक क्या है, मीडियम होना चाहिए। लेकिन लाइट के लिए मीडियम होना आवश्यक नहीं है। अगर इस रूम में मैंने निर्वात उत्पन्न कर दिया यानी वैक्यूम आ गया, तब भी हम आपको दिखाई देंगे, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा केवल मेरा मुंह चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा दो एनर्जी हैं, साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, लेकिन इनमें से एक एनर्जी यानी कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी एनर्जी लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। चलो थोड़ा सा बेसिक लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी को हमने यहाँ से बांधा और ये ले आए, रस्सी यहाँ तक ले आए, ये पूरी रस्सी है। ठीक, अब रस्सी को हम अपने स्थान पर ऐसे हिला रहे हैं। जब रस्सी को हम हिलाएंगे तो बताइए, जितनी ज़ोर से हिलाएंगे रस्सी उतनी ज़ोर से हिलेगी। ठीक, तो बताओ रस्सी को हिलाने वाला कौन है, हम हैं। मैं हिला रहा हूँ रस्सी को, इसलिए मैं हो जाऊँगा इसका सोर्स। रस्सी के हिलने के पीछे का रीजन क्या है, रस्सी को मैं हिला रहा हूँ तो मैं हो गया सोर्स। ठीक, अच्छा, रस्सी को मैंने जहाँ पर पकड़ा हुआ है केवल वही पार्ट हिलेगा कि पूरी रस्सी हिलेगी, पूरी रस्सी हिलेगी, यानी जो पार्टिकल मेरे हाथ के पास है वो तो हिल ही रहा है, और जो पार्टिकल सबसे दूर है वो भी अपने स्थान पर हिलेगा। रस्सी इस तरह से, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा, इस तरह से मोशन होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से मैं हिला रहा हूँ रस्सी को, मान लीजिए ये एक तरफ ये हो गई दीवार, ठीक, और यहाँ से मैं इसको हिला रहा हूँ तो मैं बन जाऊँगा सोर्स एस, यहाँ से मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये वाला पार्टिकल तो हिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, दूर के पार्टिकल अपनी जगह नहीं हिल रहे हैं। अब अगर हमने आपसे ये पूछा क्या ये वाला पार्टिकल यहाँ से उछलकर वहाँ पहुँचा है, आप कहेंगे नहीं, वो तो पार्टिकल वहीं है, वो तो अपनी जगह हिल रहा है। दूसरा वाला पार्टिकल क्यों हिल रहा है भाई, यही तो बात है। ये वाला पार्टिकल जो था, जो मेरे हाथ के पास था, उसने एनर्जी दी, यानी एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच गई। पार्टिकल चलकर नहीं गया, यानी कण अपनी जगह है। कौन पहुँचा है यहाँ तक, एनर्जी। अगर मैं इसको यहाँ से हिलाऊं, ये हो जाएगा सोर्स। सोर्स का मतलब जो इस रस्सी को हिला रहा है। सोर्स जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा ये रस्सी उतनी ज़्यादा हिलेगी। अगर हम आपसे कहें कि रस्सी पतली है, एकदम मरी हुई रस्सी, जैसे नलकी वाला धागा मान लो, उसको हिलाएं, क्या उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, क्या उसमें ज़्यादा कंपन होगा। एक मोटी रस्सी है, यानी रस्सी के पतले होने या मोटे होने, कहने का मतलब समझिए, मीडियम के चेंज होने से भी अगर मीडियम बदल जाएगा तो वाइब्रेशन में अंतर आएगा, एनर्जी में अंतर आएगा। बात को समझें। लेकिन मीडियम, हाँ, अगर मीडियम वही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक टर्म समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब वेग, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम अगर आपसे ये पूछें
क्या यहाँ से पार्टिकल उछलकर वहाँ तक पहुँचा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, पार्टिकल तो अपनी जगह है। हम आपसे ये पूछेंगे क्या एनर्जी यहाँ से वहाँ तक गई? आप कहेंगे हाँ, एनर्जी ना गई होती तो ये पार्टिकल कैसे हिलता? थोड़ी देर के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह गए खेत के पास और वहाँ एक तालाब है। जो भी आप करने गए वहाँ उस काम से फ्री हुए, उसके बाद आपने क्या किया कि खेत से उठाया एक पत्थर और उसको ऐसे करके फेंक दिया तालाब में। तो पत्थर तालाब में जहाँ गिरा छपाक, यानी कि पत्थर जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होगी। पत्थर जितना भारी एनर्जी उतनी ज़्यादा, यानी पत्थर काम करेगा सोर्स का। जो पानी है, पानी में डिस्टरबेंस उत्पन्न करने का रीजन कौन है? पत्थर। पत्थर ना फेंका होता, पानी मस्त वैसे बह रहा था, लेकिन आपने पत्थर फेंका, पानी में उंगली हुई, मतलब उंगली नहीं, डिस्टरबेंस हुआ। तो जैसे ही पत्थर गिरा तो वहाँ से जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ किनारों तक जा रहा, वही तो एनर्जी है, वही एनर्जी है। ठीक है भाई, पार्टिकल दूसरी जगह नहीं जा रहा, पार्टिकल अपनी जगह उछल रहे हैं, वो अपनी जगह कंपन कर रहे हैं, लेकिन कौन जा रहा? एनर्जी। बात को समझे ध्यान से। तो भाई वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। तो बात की जाए कि अगर पूछा जाए कि कौन गति करता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा भाग रही है कितने वेग से? v वेग से। यानी जहाँ कहीं वेव अपने साथ क्या लेकर आता है? अगर पूछा जाए वेव अपने साथ क्या लेकर आता है तो आप कहेंगे एनर्जी। वेव क्या लेकर आता है? एनर्जी। वेव चलती है, यानी वेव के चलने का मतलब कौन चलता है? एनर्जी। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अगली बात समझते हैं। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा f, इससे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रस्सी को ऐसे मुचुर धीरे धीरे हिलाओ, धीरे धीरे हिलाओगे तो ये जो ऊपर का भाग गया और नीचे का भाग गया, इसकी लेंथ कम होगी। धीरे धीरे हिलाओगे रस्सी को तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, उसके दोलन, उसके कंपन कम मात्रा में होंगे। नहीं समझ रहे आप बात को? अगर रस्सी को ज़्यादा एनर्जी दे दी सोर्स ने तो ज़्यादा जल्दी कंपन होंगे। रस्सी को जितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी उसके कंपन उतने ज़्यादा होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही एनर्जी पर। आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तो ई यानी एनर्जी डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी एफ पर। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ये फ्रीक्वेंसी है क्या है फ्रीक्वेंसी? मान लीजिए ये एक भाग ऊपर जाने में और एक भाग नीचे जाने में। ये ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे का भाग। एक भाग ऊपर जाने में, एक भाग नीचे जाने में टोटल टाइम लगा 0.2 सेकेंड। यानी कि एक दोलन या एक कंपन या एक वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन हुआ 0.2 सेकेंड में। और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकेंड में कितनी बार ये दोलन हुआ। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें एक सेकेंड में कितने दोलन हो गए तो ये 0.2 अपॉन में आ गया, ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, टोटल कितने दोलन हो गए? 5। यानी एक सेकेंड में 5 बार दोलन हो गया। तो बताओ बच्चों इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 5। आवृत्ति को डिनोट f से करते हैं बच्चों, और टाइम का ही तो डिवाइड किया है आपने। किसका डिवाइड किया? टाइम का। टाइम का मतलब समय, काल। आवर्त का मतलब एक चक्कर। ये एक पूरा चक्कर था, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसे बोलते हैं सुरंग, इसे बोलते हैं गर्त। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा वो हो गया t। और एक सेकंड में जितने कंपन हुए वो तो एनर्जी पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा कंपन। तो एक सेकंड में जितने कंपन हुए उसे बोलते हैं आवृत्ति। इसका सिंपल सा मात्रक तो आप ये बोल सकते हैं बटा, यानी प्रति। समय का मात्रक सेकंड या सेकंड इनवर्स, लेकिन ये याद रखें इसका मात्रक होता है हर्ट, मतलब हर्ट्ज, हर्ट नहीं हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट। अच्छा, अब बात करते हैं एक टर्म आएगा तरंग दैर्ध्य। एक टर्म आएगा तरंग दैर्ध्य। ये क्या होता है?
तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। नाम से ही पता चल रहा है, वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई, तरंग द्वारा चली गई लंबाई। और तरंग है क्या? एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी जितनी दूरी तय करती है, कितने दोलन में? एक दोलन में। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक दोलन कंप्लीट हो गया भाई, ये आधा, एक दोलन यहाँ कंप्लीट हो गया। एक दोलन, एक चक्कर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 180, ये 180, वापस आ गया 360 डिग्री। ठीक है भाई, पाई पाई 2 पाई, तो ऐसे समझ लो भाई, ये हो गया 180 डिग्री, जहाँ से चला वहीं वापस आ जाए। 180 180 360, तो ये पूरा हो गया 180 180 360, यानी 2 पाई, एक दोलन हो गया। हमने आपसे कहा तरंग दैर्घ्य, तरंग द्वारा चली गई दूरी, एक दोलन कंप्लीट करने में तरंग जितनी दूरी तय करता है। अच्छा, तरंग चल रही यानी एनर्जी चल रही, बता चुके हैं हम आपको। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, एनर्जी की स्पीड कितनी है? v, तो चाल बराबर कितनी डिस्टेंस तय कर रही है? लैम्डा। कितना टाइम लग रहा है? t। बोलिए भाई, बात समझ में आई? क्या बच्चों इसको हम लैम्डा इंटू 1/t नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/t की जगह क्या लिख सकते हैं? f। तो फार्मूला हो गया v बराबर f इंटू लैम्डा, इसकी जगह आ गया f। आप लोगों ने बुक्स में इसको ऐसे भी पढ़ा है, v बराबर n लैम्डा। बच्चों, n को भी आवृत्ति कहते हैं, f को भी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब चक्रों की संख्या, n का मतलब नंबर, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, चक्रों की, दोलनों की, कंपनों की संख्या को ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो n से भी डिनोट करते हैं, f से भी, और लाइट में हम लोग इसको इस तरह से भी डिनोट करेंगे, न्यू से। ये आगे एक टर्म आएगा, न्यू का मतलब भी आवृत्ति होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा कि एनर्जी जो है, एनर्जी ही सब जगह है, और लाइट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एनर्जी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेव की। तो बच्चों, हम एक काम कर रहे हैं, वेव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में। थोड़ा थोड़ा हमने आपको समझा दिया है, बेसिक समझाया। वेव को पूरी तरह से, वेव में हम डीपली नहीं गए, हल्का हल्का समझा दिया आपको। वेव में हमने आपको बता दिया वेलोसिटी, यानी एनर्जी जो है उसकी वेलोसिटी होती है। दूसरी चीज़ हमने आपको एक टर्म बताया आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तीसरा टर्म हमने आपको बताया वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म हमने आपको और बताया आवर्तकाल। ठीक है, टी। वेव बच्चों 2 तरह की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी वेव होती है, हमने ऐसे लिख दिया इसको, नॉन मैकेनिकल। ठीक है, एक हो गई मैकेनिकल, एक हो गई नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर याद हो, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी इसका एग्जाम्पल है आपका साउंड, यानी ध्वनि। हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर मीडियम नहीं है, तो आपको ये ऐसा लगेगा, मतलब इस तरह से लगेगा आपको। हम जो बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, यानी कि अगर निर्वात होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो भाई, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ध्वनि, इनके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, बिना माध्यम के नहीं चल पाती। नॉन मैकेनिकल, यानी कि इसमें हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, प्रकाश, अपनी सुंदर सी लाइट, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी तो इसकी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, केवल बेसिक समझा रहे हैं। और EMW, अभी ये क्या है EMW? अरे इसी पर तो आधारित है प्रकाश, यही तो है जड़ सबकी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
वेव्स छोटे से पढ़ते यार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु में दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही परिभाषा, बड़े हो गए लेकिन परिभाषा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना। वास्तव में प्रकाश है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत, एम का मतलब मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, और वेव्स का मतलब तरंगे। लाइट के पास भी तो एनर्जी है, और वेव अपने साथ क्या लेकर आती, बार बार बोल रहे हैं, एनर्जी लेकर आती। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। तो भाई हम लोग को इसके बारे में समझना है, आप समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं इसमें, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के परपेंडिकुलर वेव चलती है, दोनों के लंबवत। अगर इस तरह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है तरंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है तरंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भागेगी, तरंगे ऐसे भागेंगी। बात समझ में आ रही है? तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसके बारे में अच्छे से टॉपिक जब आएगा तो उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम लोग डिनोट करेंगे C से, और हम आगे चल के आपको ये बताएंगे, मैग्नेट में प्रूविंग होगी इसकी, एक चैप्टर आएगा। ये बराबर होता 1/μ0 और ε0 रूट के अंदर, इसके बराबर। C बराबर 1/√μ0 ε0। हालांकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ना समझो। अभी के लिए केवल आप इतना तैयार कर लो कि इसकी वैल्यू होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में ये स्पीड होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, मीटर की जगह देते हैं सेंटीमीटर। बच्चे इसे टाँच के आते हैं, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बना देते, बच्चे कहते हैं ये है सही, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा तो ये है सही, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। खैर, ये सब बात की बातें हैं। तो बच्चों, आप अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, इसे बोलते हैं चुंबकशीलता निर्वात की, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये दोनों कैसे आते हैं वो हम लोग चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल C की वैल्यू ये होती, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। कहाँ पर? निर्वात में। अच्छा, वायु में भी ये वैल्यू लगभग हम मानते हैं 2.9 करके समथिंग कुछ होता है, लेकिन अप्रॉक्स में हम उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है लाइट। कैसे? बताते हैं कैसे। आप लोग हमको देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में अगर आप, खैर होगा, सबके घर में होगा लाइट, यानी कि कोई ना कोई लाइट का सोर्स होगा आपके घर में। LED होगी, टीवी देखते हो, रिमोट में एक आगे एक बल्ब टाइप का छोटा सा लगा होता है। अगर हम आपसे कहें कि जब रिमोट की बटन दबाते हो क्या बल्ब जलता है? फिर भी वो इंडिकेट कर देता है, चैनल चेंज हो जाता है टीवी में। कैसे? कुछ लाइट हमको दिखाई नहीं देती, कुछ लाइट हमको दिखाई देती। अभी आप वीडियो में हमको देख पा रहे हो, यानी ये लाइट दिखाई दे रही है। कुछ लाइट ऐसी जो हमें दिखाई नहीं देती, क्या है? तो भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हैं भाई, गामा, एक्स किरणें, परावैंगनी,